वेलकम टू ज्ञान सेतु। तो आज है ज्योग्राफी फाउंडेशन बैच की लेक्चर नंबर 5 और इस लेक्चर में हम अपने सेकेंड चैप्टर के पार्ट 2 लेक्चर को देखने वाले हैं, जिस चैप्टर का नाम है भारत की भौगोलिक संरचना। तो यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चीज़ों को साथ साथ देखिए, समझिए, नोट्स अपना खुद से बनाते हुए चलेंगे, चीज़ों का रिवीजन करते हुए चलेंगे, डेफिनेटली आपको यहाँ से फ़ायदे देखने को मिलेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं अपने लेक्चर को। तो पिछले वाले लेक्चर में हमने बताया था कि हमारे पूरे जो उत्तर पर्वतीय प्रदेश के बारे में हम पढ़ रहे थे, और इसमें हमने बताया था आपको कि हमारे उत्तर पर्वतीय प्रदेश का वर्गीकरण मेनली 3 पार्ट में किया गया है। एक ट्रांस हिमालय और एक मुख्य हिमालय और एक पूर्वांचल की पहाड़ियाँ। तो इतना तक तो आप नोट कर ही लिए थे। अब आइए इसके आगे से हम बढ़ते हैं। हमने बताया कि उत्तर पर्वतीय प्रदेश को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है, ट्रांस हिमालय, मुख्य हिमालय, पूर्वांचल। तो एक एक करके पढ़ेंगे कि ट्रांस हिमालय क्या है, मुख्य हिमालय और पूर्वांचल की पहाड़ियाँ। आइए पहला हम शुरू करते हैं ट्रांस हिमालय को। चलिए, अच्छा, कल के लेक्चर में आपने समझा था कि हिमालय का निर्माण कैसे हुआ, और हम आपको बताए थे कि एक वीडियो मैं डालूंगा, उसके लिए जो 10 मिनट का शो है, एक प्लेलिस्ट, आप उसको फॉलो करते चलिए। उसमें मैं बहुत जल्द एक वीडियो डालूंगा आपके हिमालय के निर्माण को लेकर के, तो वहाँ से आप चीज़ों को समझ लीजिएगा। आइए हम पहला अपना पढ़ते हैं ट्रांस हिमालय को। सबसे पहले बात करते हैं तो यह जो है ट्रांस हिमालय उत्तर पर्वतीय प्रदेश का सबसे उत्तरी भाग है। यानी अगर हमारा भारत है, इसे एक मिनट एक बार इस पर ध्यान देंगे। अगर हमारा इसे भारत है, मान लीजिए एक रफ डायग्राम मान लीजिए ये भारत है, तो सबसे उत्तर इसमें, सबसे उत्तर में, यहाँ पर सबसे उत्तर में आपकी ट्रांस हिमालय है, जिसका भौगोलिक विस्तार मुख्यतः जम्मू और कश्मीर में और तिब्बत में देखने को मिलती है। तो यह सबसे उत्तर प्रदेश का, सबसे उत्तरी पर्वतीय प्रदेश का भाग है, जो जम्मू और कश्मीर और तिब्बत में देखने को मिलता है। यह क्षेत्र मुख्य रूप से वृष्टि छाया क्षेत्र है, यानी रेन शैडो एरिया होने के कारण यहाँ मानसूनी हवाओं से यह वंचित रह जाती है, और वर्षा की कमी के कारण यह क्षेत्र काफ़ी ठंडी है। इतना ठंडा है कि यहाँ पर शुष्क मरुस्थल भी पाए जाते हैं, लद्दाख के। तो ट्रांस हिमालय उत्तर का भाग है, सबसे उत्तरी का, जम्मू कश्मीर, तिब्बत, इन सभी क्षेत्रों में इसका विस्तार देखने को मिलता है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। बात करेंगे हम ट्रांस हिमालय की प्रमुख पर्वत श्रेणियों के बारे में। तो यदि आप ट्रांस हिमालय के इस पोर्शन पर ध्यान देंगे तो यहाँ पर आपको ट्रांस हिमालय की 3 प्रमुख श्रेणियाँ दिखाई गई है। के यानी एक काराकोरम रेंज है, एल लद्दाख श्रेणी है, और जेड जास्कर श्रेणी है। यानी ट्रांस हिमालय की 3 प्रमुख श्रेणियाँ होती है। एक काराकोरम श्रेणी जो कि सबसे उत्तरी है, और एक लद्दाख श्रेणी जो कि मध्य भाग में स्थित है। आप एक बार मैप पर भी यहाँ पर ध्यान देंगे, इस मैप पर देखने को समझ में आ जाएगी आपकी। और तीसरा है जास्कर श्रेणी जो कि दक्षिण में स्थित है इस ट्रांस हिमालय के। तो ट्रांस हिमालय की कितनी श्रेणी? 3, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। अच्छा, यहाँ से एक नोट पॉइंट देख लीजिए, डाल दिए हैं कि लद्दाख और जास्कर श्रेणी के मध्य से होकर के यहाँ पर देखेंगे तो सिंधु नदी निकल रही है, और यह श्रेणी का विस्तार कैलाश श्रेणी के रूप में तिब्बत से होता है। ध्यान में रखना ही है आपको। तो एक नोट पॉइंट भी लिख लीजिए कि लद्दाख और जास्कर श्रेणी के मध्य से होकर सिंधु नदी का विस्तार हमको देखने को मिलता है। ठीक, तो आइए अब हम बात करते हैं काराकोरम श्रेणी के ऊपर। जब हम इन तीनों श्रेणी को पढ़ लेंगे तब हमारा ट्रांस हिमालय कंप्लीट होगा, और तब ट्रांस हिमालय के बाद हम मेन हिमालय पर चलेंगे, और मेन हिमालय में हम मुख्यतः 3 और हिमालय के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए हम एक एक करके जानते हैं श्रेणी को। सबसे पहले हम बात करते हैं काराकोरम श्रेणी की। यह ट्रांस हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी है और सबसे लंबी है तथा सबसे ऊंची श्रेणी भी है। ये कौन? काराकोरम श्रेणी, जो कि भारत में सबसे ऊपर पाया जाता है। और इस काराकोरम श्रेणी की सबसे सर्वोच्च शिखर K2 है, जिसको
K2 या गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जाना जाता है। इसकी कुल ऊंचाई 8,611 किलोमीटर है और ऊंचाई की दृष्टिकोण से यह दूसरा पर्वत है। तो पहला कौन है आप जानते हैं, माउंट एवरेस्ट, जिसकी टोटल ऊंचाई 8,848 थी, परंतु काराकोरम की जो श्रेणी है आपकी K2, उस K2 की ऊंचाई 8,611 मीटर है। तो आई होप आपको काराकोरम श्रेणी समझ में आ गया। और इसी काराकोरम श्रेणी के ऊपर कई सारी हमारी हिमनद या फिर ग्लेशियर पाई जाती हैं। आपने सुना होगा कभी न कभी सियाचिन ग्लेशियर, ये सबसे ज़्यादा कॉमन वाली चीज़ें हैं। तो ये जो ग्लेशियर है वो काराकोरम श्रेणी पर ही पाया जाता है। तो अत्यधिक ऊंचाई पर स्थित होने के कारण यहाँ पर कई सारी अल्पाइन हिमनद ग्लेशियर पाई जाती हैं। जैसे पहला है हिस्पर एवं बतुरा, यानी हिस्पर हिमनद तथा बतुरा हिमनद इस श्रेणी के उत्तर पश्चिमी भाग में फैला एक महत्वपूर्ण ग्लेशियर है। और दूसरा बालतोरो या बियाफो ग्लेशियर, यह दोनों काराकोरम के मध्य क्षेत्र में स्थित है, जो कि काराकोरम के जल विभाजन का निर्माण करती है। और तीसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट ग्लेशियर है सियाचिन, वो भी इसी काराकोरम श्रेणी पर ही अवस्थित है। तो कई बार क्वेश्चन पूछा है यहाँ से कि बताइए सियाचिन ग्लेशियर निम्न में से किन श्रेणी पर अवस्थित है, तो वह है काराकोरम श्रेणी। तो आई होप आपको काराकोरम श्रेणी की ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। आइए थोड़ी सी सियाचिन ग्लेशियर के बारे में जानते हैं। तो नुब्रा घाटी में यह अवस्थित है, यानी सियाचिन हिमनद ये मेनली नुब्रा घाटी में अवस्थित है। यदि आप कभी नुब्रा घाटी देखने को मिले तो कुछ इस टाइप की ये देखने को मिलती है। इसी पर आपकी सियाचिन ग्लेशियर अवस्थित है। नुब्रा नदी के उद्गम जो होता है सियाचिन ग्लेशियर से ही होता है, जो आगे चलकर श्योक नदी में मिल जाती है। तो इसी नुब्रा घाटी से नुब्रा नदी निकलती है और यह हिमनद भारत और पाकिस्तान के बीच एक रणनीतिक टकराव के कारण विश्व की सबसे ऊंची युद्ध भूमि के रूप में इसको देखा जाता है, क्योंकि यहाँ पर कई सारी युद्ध हुई, कई सारी ऑपरेशन यहाँ पर चलाई गई हमारे भारतीय सेनाओं द्वारा। तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आई होप इतनी चीज़ें समझ में आ गई। तो हमने ट्रांस हिमालय की प्रमुख श्रेणियों में काराकोरम श्रेणी को पूरी तरह से पढ़ लिया। अब आइए दूसरी श्रेणी पढ़ते हैं हम लोग, लद्दाख श्रेणी को। चलिए, तो हम यहाँ पर बात करते हैं लद्दाख श्रेणी की। ये जो तिब्बत से लेकर के लद्दाख तक इसका विस्तार हमको देखने को मिलता है। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर ये जो श्रेणी है वो तिब्बत में कहाँ फैला है। तो कैलाश और मानसरोवर जो है, यानी लद्दाख श्रेणी में तिब्बत में कैलाश पर्वत इस श्रेणी को कहा जाता है और दक्षिण में इसको मानसरोवर झील भी कहा जाता है। किसको? कैलाश पर्वत श्रेणी को, या फिर इसी को बोलते हैं कौन सा, तो इसी को बोलते हैं लद्दाख श्रेणी। तो लद्दाख श्रेणी को तिब्बत में कैलाश पर्वत कहते हैं और दक्षिण में इसको मानसरोवर झील कहते हैं। कैलाश पर्वत लद्दाख श्रेणी का ही पूर्वी विस्तार माना जाता है और तिब्बत के पठार पर यह अवस्थित है, ध्यान में रखिएगा। अब ये कुछ और बात करते हैं इस लद्दाख श्रेणी के बारे में। अब बात करते हैं इस लद्दाख श्रेणी की ऊंचाई की। तो इस लद्दाख श्रेणी का ऊंचाई जो है 4800 मीटर है, क्योंकि सबसे ऊंचा पठार इसी पर पाया जाता है। यह भारत का सबसे ऊंचा पठार है जिसकी औसत ऊंचाई लगभग 4800 मीटर देखने को मिलती है। किसकी? लद्दाख श्रेणी की, ध्यान में रखिएगा। अब बात करते हैं इस लद्दाख श्रेणी की कुछ और विशेषताओं के ऊपर। तो यह एक अंतः पर्वतीय पठार या इंटरमोंटेन प्लेट्यू है। चारों ओर से ऊंचे पर्वतों से घिरे होने के कारण यह काफ़ी शुष्क हो जाती है और वर्षा की मात्रा अत्यंत कम होती है, जिसके कारण यहाँ पर सालों भर वृष्टि छाया होता रहता है, मतलब ओला गिरता रहता है। कहाँ पर? तो ये आपकी लद्दाख श्रेणी में। तो ध्यान में रखिएगा इसको। और इन्हीं सब कारणों की वजह से हम यहाँ पर लद्दाख श्रेणी में विश्व का अगर एक बढ़िया ठंडा मरुस्थल, हालांकि सबसे बड़ा ठंडा मरुस्थल है गोबी, मंगोलिया में है। कहाँ पर है? मंगोलिया में। लेकिन यहाँ पर भारत में एक बढ़िया आपके ठंडे मरुस्थल देखने को मिलता है। और बात करते हैं यहाँ पर एकदम जीवन बहुत कठिन है। कहाँ पर? लद्दाख श्रेणी में। ठीक, चलिए अब बात करते हैं हम तीसरी श्रेणी की, जिसका नाम है जास्कर श्रेणी या जास्कर रेंज।
ये बस छोटा सा टॉपिक है, उसके बाद ये ख़त्म हो जाएंगे। तो चलिए जास्कर रेंज की स्थिति के बारे में जानते हैं। तो यह ट्रांस हिमालय का सबसे दक्षिणी भाग में स्थित है और इसे बृहद हिमालय से शुरू हो जाता है और यह श्रेणी लद्दाख और जम्मू कश्मीर के बीच एक प्राकृतिक विभाजक का कार्य करती है। कौन? तो वह हमारी जास्कर श्रेणी। और अभी बताए हैं आपको कि जास्कर श्रेणी और लद्दाख श्रेणी से ही सिंधु नदी निकलती है। तो ये ध्यान में रखिएगा कि एक तरफ है लद्दाख श्रेणी और एक तरफ है जास्कर श्रेणी और इसी से हमारी सिंधु नदी निकलती रहती है। तो ये भी एक जास्कर श्रेणी का एक फैक्ट है, इसको याद रखिएगा। तो बस यहीं तक हम आज रहने देते हैं, क्योंकि हमने एक कंप्लीट कर लिया ट्रांस हिमालय को पूरी तरह से किसकी कितनी जो है रेंज है, 3 रेंज हमने बात किया, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। कल हम शुरू करेंगे मेन हिमालय का। आज वीडियो थोड़ी सी छोटी रह गई, लेकिन कल का पोर्शन एकदम बहुत बड़ा पोर्शन होगा, ये थोड़ा इसमें टाइम खींचेगा। तो हमने क्या पढ़ा यहाँ पर कि लद्दाख श्रेणी को तिब्बत में क्या नाम दिया जाता है? कैलाश पर्वत। और प्रमुख पठार में लद्दाख का पठार है। और नदी की बात करते हैं तो सिंधु नदी यहाँ से भी निकलती है और जास्कर से भी सिंधु नदी निकलती है। जलवायु तो लद्दाख श्रेणी का जलवायु शुष्क और ठंडा है, जबकि जास्कर श्रेणी की जलवायु अल्पाइन और शीत होती है। तो बस यहीं तक थी आपकी ट्रांस हिमालय। आई होप आपको पूरी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आप नोट्स अच्छे से बनाइएगा। कल हम शुरू करेंगे इसके सेकंड, मतलब कि जो ट्रांस हिमालय था हम पढ़ रहे हैं उत्तर के पूर्व पर्वतीय प्रदेश, और उत्तर के पर्वतीय प्रदेश में हमने ट्रांस हिमालय को कंप्लीट किया। अभी हमको पढ़ना है महान हिमालय और तब या फिर मेन हिमालय, और तब पढ़ना है पूर्वांचल की पहाड़ियाँ। तब जा करके हमारा एक सेगमेंट कंप्लीट होगा उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। तब हम आएंगे गंगा के मैदान पर, फिर आएंगे पठार पर, फिर आएंगे तटीय मैदान पर, और फिर आएंगे हम द्वीप समूह पर। आई होप आपको इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। मिलेंगे आपसे एक और नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।